क्या हाल है साथियों, मैं हुई कास्टमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 11th में का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो उसके प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं चीन की साइनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन। आगे WHO ने इसको जो है अब वो कर दिया है, हाँ अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। अगला है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। ठीक, तो दिव्यांग जन है हमारे, उनके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। क्या चीज़ है पूरी समझेंगे। वैश्विक मीथेन मूल्यांकन, मीथेन मतलब CH4, ठीक, एक ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है, समझेंगे पूरी चीज़। और ये दोनों टॉपिक लगभग मिलते जुलते हैं। डिटेक्शन ऑफ ब्लैक फंगस, ठीक, इन कोविड-19 पेशेंट, ठीक, काला फंगस जो है आपका पाया जा रहा है जो कोविड-19 के पेशेंट है उसमें। और म्यूकोमार्कोसिस भी बोलते हैं उसका, एक आम बोलचाल की लैंग्वेज में जो नाम है उसका नाम है ब्लैक फंगस। असली नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक, तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2021 को है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी हमारा चल रहा है। अगर आप लोग लेना है तो 868564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और पहला हमारा टॉपिक चीना मतलब चाइना को साइनाफॉर्मा मतलब कोविड-19 की वैक्सीन नई जो चाइना बनाई है उसका नाम है साइनोफार्मा। इसको अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इमरजेंसी यूज़ मतलब क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 से हमें निपटना एक तरीके की इमरजेंसी है, तो उससे निपटने के लिए जो है इस वैक्सीन को इन्होंने दे दिया, अप्रूवल दे दिया इमरजेंसी यूज़ के लिए। पूरे वर्ल्ड में अब इसको टीकाकरण के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को लिमिटेड ने बनाया है। ये एक सब्सिडरी है चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की। ठीक, ये चीज़ है, साइनोफार्मा नाम है। इससे पहले भी एक आई थी साइनोवैक्स नाम से, आपने सुना होगा, लेकिन इसको जो है WHO का दिया गया है दर्जा कि इमरजेंसी यूज़ में दुनिया में इसका यूज़ किया जाएगा टीकाकरण में। देखो कई सारे टाइप्स के मैंने आपको बताए थे कि वैक्सीन हो रही हैं, याद है ना, अभी पीछे करवाया था, जिसमें जो है एटीन्यूएटेड भी था, मतलब लाइव एटीन्यूएटेड मतलब जिंदा है लेकिन बहुत ही पिटे हुए टाइप के हैं वो थे, और किल्ड वाले भी थे। तो किल्ड वाला ही जैसे भारत बायो वैक्सीन है बनाई है ना, भारत बायोटेक ने जो है कोवैक्सीन बनाई है, वैसे ही जो ये वाली भी है साइनोफार्मा भी जो है, इसमें किल्ड SARS-CoV-2 वायरस का यूज़ हो रहा है। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन में भी जो है किल्ड वाली ही है। ठीक है, आपका जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली जो हमारे यहाँ कोविशील्ड है वो क्या है, वो mRNA वाली है बेस्ड वायरल वेक्टर बोलते हैं उसे, वायरस के जीन प्रोटेक्ट का वेक्टर में कैरियर के थ्रू हम ले जाते हैं इसको सेल में, ह्यूमन बॉडी के सेल में इसको एंटर कराते हैं, वहाँ ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। जैसे रेप्लिकेट करता है हमारी इम्यूनिटी इस पर धावा बोल देती है। समझ में आ गया। और जो साइनोफार्मा है चाइना की ये पहली नॉन वेस्टर्न यानी कि गैर पश्चिमी वैक्सीन है जिसको कि WHO ने बैकिंग दी है। और ये कोवैक्स प्रोग्राम, कोवैक्स देखो, कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है वो अलग है। कोवैक्सीन प्रोग्राम जो है, कोवैक्स प्रोग्राम सॉरी, ये पूरी दुनिया में जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके यहाँ तक जो है वैक्सीन पहुँचाने का एक प्रोग्राम है WHO द्वारा, उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। या टीका कैसे काम करता है, देखो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, मतलब कि किल्ड है, जैसा कि भारत बायोटेक का और किसके साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है। ठीक, समझ में आ गया। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये, किल कर देते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक, उसको देखता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है उस पर जाके उस पर हमला करती है, फिर मेमोरी में रख लेती है, फिर उसके बाद आगे से मान लीजिए किसी तरीके से आया तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको दोबारा से कोविड-19 हो। लेकिन अगर देखो क्वेश्चन वहाँ पे यूपीएससी क्या पूछेगा कि एक बार वैक्सीन लगा ली तो कभी नहीं होगा कोविड-19, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। ठीक, अभी भी देखो 17 लाख कुछ हुए हैं अभी तक, जिसमें से 6,000 कुछ जो है लोगों को फिर से हो गया है वैक्सीन जिनको लग चुकी थी। WHO ने नोट किया है कि वैक्सीन जो है, इस टाइप की जो वैक्सीन होती हैं किल्ड वाली, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें मतलब ये 2 या 3 डोजेस भी इसमें लग सकती हैं। जो पहले फ्लू और पोलियो वायरस वाली वैक्सीन जो बनाई गई थी, इसमें भी यही अप्रोच अपनाया गया था जिसमें कि किल्ड
वाले यूज़ किए गए थे। ठीक है, और आउट ऑफ द, अब देखो जो मेजर वैक्सीन्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ हो रही हैं, साइनोफार्मा ये वाली हो गई, कोवैक्सिन, साइनोवैक हो गया, ठीक, जो कि चाइना ने बनाई थी, आर द ओनली वंस जिसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब वायरस जो एक्टिवेटेड नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा फाइज़र, बायोटेक, मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है, ठीक। एस्ट्राजेनेका mRNA वैक्सीन नहीं है। एस्ट्राजेनेका जो है आपका वायरल वेक्टर है, ध्यान रखना, मैंने अभी ऊपर बोल दिया था कि एस्ट्राजेनेका जो है mRNA है, नहीं, ये है फाइज़र, मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है। आपका जो स्पुतनिक हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, जॉनसन जॉनसन, ये सब वायरल वेक्टर है। और हाउ वेल डिज वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किस, या वैक्सीन कोविड-19 से कितनी अच्छी तरह से बचाती है, इसकी जो प्रभावशीलता है वो 79% है, मतलब 79% है। हॉस्पिटलाइज्ड, जो सिम्टोमेटिक है और हॉस्पिटलाइज्ड डिजीज़ है सभी एजेस के लिए, ऐसा साइनोफार्मा चाइना बोल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखी गई है कि 60 साल से ज़्यादा के लोगों को जो है, जब ये इसका वो हो रहा था, टेस्ट हो रहा था, क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था, तब 60 से ज़्यादा लोगों को रखा नहीं गया था। तो भाई ज़्यादा इस पर कह नहीं सकते कि 60 के ऊपर के लोगों का कितनी एफिकेसी रहेगी। वैसे देखा जाए तो 79% है, ठीक। WHO ने ये कहा है कि इसको आप आराम से 18 के ऊपर साल के लोगों को आप इनके ऊपर लगाइए वैक्सीन ये वाली, और 2 डोज में लगाया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है WHO की, अगर इमरजेंसी यूज़ का, अगर आपातकालीन उपयोग अनुमोदन का महत्व क्या है WHO के, तो देखिए इससे क्या होता है कि कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, तो उस समय जो है ऐसे प्रोडक्ट को हम इमरजेंसी यूज़ के लिए हाँ कर देते हैं, ताकि उस पेंडेमिक से निपटने में आसानी हो, ठीक। फाइज़र आपकी जो है ये कोरोना वायरस वाली इमरजेंसी इसको मिल चुका है, डेट बताई गई खाली, दिसंबर मिल गया था, एस्ट्राजेनेका को फरवरी 15 को मिल गया है, जॉनसन जॉनसन को 12 मार्च को मिल गया था। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस तरीके का इमरजेंसी यूज़ कर देने का क्या मतलब है लाइसेंस का, कि मेडिसिन, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक या फिर जो भी निदान वाली चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराई जाए तेज़ी से इमरजेंसी के टाइम पर ऐसी कंट्रीज़ को जो लो हैं और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। और साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी कि भैया जो क्राइटेरिया है सुरक्षा का, प्रभावशालीपन का और गुणवत्ता का, वो उससे छेड़छानी नहीं होनी चाहिए, छेड़खानी सॉरी, ठीक। असेसमेंट जो है वो ये देखता है कि थ्रेट क्या है इमरजेंसी का और हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है इस वाले प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए। तो ये पहला हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है, कोरोना से ही संबंधित था। साइनोफार्मा नहीं, वो एक वैक्सीन आ गई है, WHO ने इसको दिया है, इमरजेंसी यूज़ क्या होता है और किस तरीके की ये वैक्सीन है, इसमें किल्ड वाले इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक। इस डिपार्टमेंट ने ये कहा है, गजट निकाल के अधिसूचना जारी की है कि जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं सब लोग जो है सर्टिफिकेट देंगे अपने दिव्यांगजनों को, और इसको अब 1 जून से सब लोग सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड में, ठीक। पहले 1 अप्रैल से होना था, लेकिन ये सब जो कोविड वाला चल रहा चक्कर, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले किया गया है। 2016 से इस पे काम चल रहा था, इस पर प्रशिक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रशिक्षण सब कुछ दिया है स्टेट्स में। अब स्टेट्स, अब देखो दिव्यांगजन है, उनका आना जाना थोड़ा सा टफ होता है बहुत ज़्यादा, तो 1 जून से अब उन लोग को ऑनलाइन ही मिल जाएगा, बस अपना उनको जो है अगर ज़रूरी होगा तो फ़ोटो कॉपी वॉपी निकलवानी होगी, अदरवाइज़ उनको। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा उसमें ये भी होगा कि हम उसको वो असली है कि नहीं है, इस चीज़ का भी जो है चेक करने का भी वो होगा, सिस्टम होगा, ताकि मतलब समझ पाए कोई, मतलब ऐसा ना कि ऑनलाइन जो है फर्जी बनाए लगे लोग, तो ये चीज़ है। और जो है ये अपना जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वाले हैं इनका एक लॉ है, ठीक। आपका 2016 में लाया गया था, उससे पहले 1995 में बना था लॉ, ठीक। आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अंतर्गत जो ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इसके अंतर्गत जो है सरकार ने 2017 में जो है रूल्स बनाए, जिसको कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं या फिर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। 2016 वाला जो लॉ था इसने रिप्लेस किया था आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को। और इसमें रूल 18 सब क्लॉज 5 जो है वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, जो रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जितनी भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उन लोग को
ये सिखाएगी, ये मतलब ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि सिखाएगी किस तरीके सर्टिफिकेट को ऑनलाइन मोड में देना है डिसेबल यानी दिव्यांगजनों को। अब देखो, एक ये बोर्ड है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। कौन सा बोर्ड है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो होता है वो केंद्रीय परामर्श बोर्ड का जो है अध्यक्ष होता है। ठीक, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी का अध्यक्ष कौन होता है? वो जो कि मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ठीक, और इसकी मीटिंग अभी लास्ट हुई थी कि 26 नवंबर को। 1 अप्रैल की बात करी गई थी, लेकिन कोविड के चक्कर में अब इसको जो है 1 जून से लागू कर दिया जाएगा। यूडीआईडी प्रोजेक्ट जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी 2016 से चल रही थी, अब जाके जो है ये चालू होगा। अच्छा, पोर्टल का नाम इम्पोर्टेंट है, स्वावलंबन कार्ड .gov.in। स्वावलंबन कार्ड .gov.in ये किससे संबंधित है? ये डिसेबल्ड जो दिव्यांगजन है उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने से संबंधित है। ठीक, यूनाइटेड आपका जो यूनियन टेरेटरी है ये कन्वर्ट करने का इनको काफ़ी टाइम दिया गया ऑनलाइन में, और अभी जो डेटाबेस बनाया गया है, डेटाबेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको जो है अब इसको चेंज करके अब ऑनलाइन सब चढ़ाया जा रहा है, और फिर ताकि ये लोग आसानी से इस डेटाबेस के थ्रू ऑनलाइन जो है अब यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड दे सकें। ठीक, प्रोजेक्ट जो है ये इनकरेज भी करेगा कि इसमें पारदर्शिता हो, दक्षता हो, और ईज़ ऑफ डिलीवरिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट के बेनिफिट सारे के सारे डिसेबल्ड जो है दिव्यांगजनों को पहुँचे, और वो भी एक रूपता के साथ में, यानी कि यूनिफॉर्मिटी के साथ में। और ये इंश्योर करें कि हमारा मतलब स्टेट्स को इंश्योर करना है कि कंप्लीट डिजिटाइजेशन होना चाहिए 1 जून को। सबको जो है मिलने चाहिए सर्टिफिकेट ऑनलाइन जितने दिव्यांगजन हैं, और क्रॉस चेकिंग भी हो सके कि जेन्युइन है कि नहीं, ये भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक, काफ़ी अच्छा प्रोसेस। और ये शाउट आउट है रुचि पांडे को, फिर से बहुत अच्छे इन्होंने जवाब दिए थे कल वाले क्वेश्चंस का और कमेंट करके, और अर्पित शर्मा जी और सागिर शेख। ठीक, सगीर शेख जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हैं। आप लोग जो लोग भी आंसर्स लिख रहे हैं ये आदत को मत छोड़िए। इसमें टाइम भले ही आपको थोड़ा बहुत लगे, लेकिन ये आप खुद से इसको करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो रहा है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक, शाउट आउट है रुचि पांडे, सागिर शेख और अर्पित शर्मा जी का एक बार फिर से। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वैश्विक मीथेन मूल्यांकन। देखो, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है, संदर्भ समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है कि जिसमें कहा गया है कि मानव द्वारा मीथेन का कितना उत्सर्जन हो रहा है। हमें इसे कट करना चाहिए 45% से, ताकि क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का जो वर्स्ट अफेक्ट होने वाले हैं नेगेटिव वाले, उनको हमें रोकना है तो जो भी ह्यूमन अभी मीथेन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें 45% तक करिए भैया, भैया जी करो, इसको कम करो। ठीक, अब देखो मीथेन जो है CH4, इसकी ग्लोबल वार्मिंग ये करता है। ठीक, एक तरीके ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, ध्यान रखना, पोटेंशियल जो है वो करीबन मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 22 गुना है CO2 के। ठीक, ये अब आप सोच रहे हो कि यार CO2 फिर इतना क्यों उस पर जोर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड 200-300 साल रहती है हमारे वातावरण में। ठीक, मीथेन इतने साल नहीं रहती, उसकी हालांकि ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब अगर CO2 का 1 यूनिट है, और तो अगर मीथेन का 1 यूनिट है तो वो 22 CO2 के बराबर है, ये ऐसा समझ लो ग्लोबल वार्मिंग पहुंचाने के लिए। तो लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वातावरण में रहने का वो काफ़ी कम होता है CO2 के कंपैरिजन में, इसलिए जो है इस CO2 को बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि इसको कम किया जाए। लेकिन भैया अब ज़्यादा अगर उत्सर्जन हो रहा है तो ये मतलब नियर टर्म में भी, कम समय में भी तो ज़्यादा नुकसान कर सकता है ना। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम था ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। ठीक, मूल्यांकन किया गया कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं या फिर क्या कॉस्ट लग सकती है अगर हम मिटिगेट करना चाहें मीथेन के एमिशन को, जो मीथेन का उत्सर्जन है उसको अगर रोकना है तो क्या क्या हमारे बेनिफिट हैं, क्या कॉस्ट लगेगी। और वॉज रिलीज बाय द, ये किसने रिलीज़ करी है ये वाली रिपोर्ट? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन। ठीक, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन हो गया, और दूसरा यूनाइटेड नेशन EP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने ये वाली जो है रिपोर्ट लाया है। ठीक, अब देखो डेटा जो उठाया गया है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का उन्होंने कहा है कोविड-19 के टाइम पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो गिरा है,
लेकिन मीथेन का लेवल बढ़ा है। बड़ी विडंबना है, अजीब सी बात है। मीथेन का एमिशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में मतलब बढ़ा है काफ़ी। ठीक, आगे कह रहे हैं कि मीथेन का जो उत्सर्जन है अगर वो कट किया जाए तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जो है 0.3 डिग्री तक सेल्सियस तक कम हो सकती है 2045 तक। ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको ये मत सोचना है 0.3 इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और इससे कई सारे बच्चों की, देखिए इसीलिए इसको अलग से जो है थोड़ा एलोबरेट किया है। करीबन 2.5 लाख प्रीमेच्योर जो डेथ हैं बच्चों की वो कम हो सकती हैं। 7.25 लाख जो अस्थमा से रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट हैं वो कम हो सकती है। 25 मिलियन टन जो क्रॉप का लॉस है वो भी कम हो सकता है, फसल का जो है नुकसान कम हो सकता है। ह्यूमन जो मानव के द्वारा जो बनाए गए मीथेन उत्सर्जन जो किया जा रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जब से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मीथेन का कितना उत्सर्जन होता है 1980 से। और जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है मीथेन की, और 30% से ज़्यादा जो वार्मिंग हुई है पूरे वातावरण की हमारे प्री इंडस्ट्रियल टाइम के हिसाब से वो ग्रीन हाउस गैस मीथेन की वजह से हुई है। क्या कदम उठाए जाने चाहिए? यूएन रिपोर्ट में ये कहा है कि जो ज़्यादातर ह्यूमन कॉज मीथेन का जो उत्सर्जन हो रहा है मानव द्वारा वो 3 सेक्टर्स की वजह से हो रहा है। एक तो जीवाश्म जो है ईंधन की वजह से, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, अपशिष्ट और एग्रीकल्चर, कृषि। तो देखिए ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन हो जाए, उसके प्रोसेसिंग, डिस्टिलेशन, ये 23% का जो है मीथेन एमिशन करता है। साथ ही साथ कोल वाला भी आप इसी में जोड़ोगे 12% भी इसी, क्योंकि कोल भी तो फॉसिल फ्यूल है ना, 12% है। इसके अलावा जो अपशिष्ट वाला है, वेस्ट वाटर लैंडफिल्स, इसमें 20% तक जो है उत्सर्जन होता है पूरा, अगर देखा जाए मीथेन का। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो लाइव स्टॉक एमिशन, जो आपका ये मवेशी होते हैं ये सारे, इनका जो मैन्योर है, ठीक, जो इनका मैन्योर है, जो इनका जो फर्मेंटेशन है, इसकी वजह से 32% तक होता है। राइस के कल्टीवेशन में भी होता है मीथेन, ध्यान रखना। ये मीथेन कहाँ कहाँ से हो सकता है, ये हो सकता है, यही पूछ ले, बताइए इनमें से, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ से मीथेन निकलती है? तो राइस कल्टीवेशन में भी निकलती है। 8% इसका जो है वो है कंट्रीब्यूशन है। असेसमेंट ने ये देखा गया है कि मिटिगेशन पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है। कोई जल्दी इसको रोक सकता है मीथेन के उत्सर्जन को, कोई देरी से। अब इसमें इन्होंने कह दिया यूरोप बहुत तेज़ी से रोक सकता है। इंडिया ने बोला है कि अच्छा, यूरोप किस में बहुत तेज़ी से रोक सकता है? फॉसिल फ्यूल में भी, अपशिष्ट में, मैनेजमेंट में भी, और आपका जो है फार्मिंग में भी, तीनों में ही। ठीक, जो 3 बड़े सेक्टर हैं, इंडिया का ये बोला गया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनके पास, लेकिन क्षमता इनकी काफ़ी ज़्यादा मीथेन को उत्सर्जन रोकने के लिए, लेकिन किसमें? अपशिष्ट वाले सेक्टर में। चाइना जो है आपका कोल प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक वाले सेक्टर में, और अफ्रीका जो है लाइफ स्टॉक और उसके बाद ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर में रोक सकता है मीथेन का उत्सर्जन। रिपोर्ट ने ये बताया कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है इसके पास काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है ताकि लो कॉस्ट मीथेन कट कर सके। ठीक, फॉसिल फ्यूल वाली इंडस्ट्री आप समझ ही रहे हो, ऑयल, गैस, कोल, ये सारे सारे। द वेस्ट सेक्टर जो है ये कट कर सकता है मीथेन को। अगर कैसे, मतलब अगर आप डिस्पोजल अच्छे से करो वेस्ट का, जैसे लैंडफिल ना बना दो, पहाड़ जो है वो होता है ना, कूड़े का पहाड़ बना देते हैं, वो सब सही से हो। 3 बिहेवियरल चेंजेस अगर लाए जाएं कि हम लोग फूड को, खाद्य पदार्थों को नुकसान ना करें, वेस्ट ना करें, हम लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट अच्छे से करें, हेल्दी डाइट्स अपनी अपनाएं, जैसे कि बोल रहा है कि वेजिटेरियन, और जहाँ तक हो सके कम से कम मीट और डेयरी के कंटेंट, दूध ये सब भी कम ही लें। ठीक, और रिड्यूस करें, मीथेन के एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं 65 से 80% तक हर साल अगले कुछ दशकों तक। ठीक, तो ये पूरा जो है हमारा न्यूज़ थी। यूएनईपी जो संस्था है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, और ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनको इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस के लिए जो है तैयार करती है, हेल्प करती है। ये 1972 में बनी थी। ठीक, 1972 में, अच्छा बताइए कौन सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है कन्वेंशन हुआ था? और 1992 में कौन सा हुआ था? 92 में। ठीक, उसमें से कौन कौन से जो है वो निकले थे संस्थाएं जो आज भी चल रही हैं? नैरोबी केनिया में यूएनईपी का जो है वो है हेडक्वार्टर, सेक्टर एनवायरनमेंट इंडिया मेंबर है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि डिटेक्शन जो हुआ है ब्लैक फंगस का आपका, और कोविड-19 के पेशेंट्स में। अब ध्यान से सुनना, जो ये एक तरीके की रेयर डिजीज़ है, समझ रहे हो, और ये एक फंगस की डिजीज़ है। इसको माइकोर माइकोसिस भी बोलते हैं। ठीक,
माइकोसिस भी बोलते हैं। फंगल डिजीज़ जैसे कोविड-19 क्या है, वायरस की डिजीज़ है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें तीन जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ठीक। तो ये तीनों जो है ये पैथोजेंस कहलाते हैं, मतलब ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें माइकोर माइकोसिस जो है फंगल डिजीज़ है, जिसको माइकोर माइकोसिस को ब्लैक फंगस भी बोला जाता है, और ये कोविड-19 के पेशेंट में पाया जा रहा है इधर, ठीक। और ये फ्रिक्वेंटली इधर देखा जा रहा है। पहले ये रेयर था, कभी एक दो बार हो जाता था कभी, लेकिन इधर गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में देखा गया है। और इसमें क्या होता है कि स्किन को ख़राब कर देता है, लंग्स को ख़राब कर देता है, ब्रेन को ख़राब कर देता है। एक तरफ से चेहरा आपका सूज जाएगा, ठीक। मान लीजिए इधर है आपका ये, तो ये एक तरफ का चेहरा जो है वो सूज गया पूरा, ठीक। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और दिल्ली, महाराष्ट्र में देखा गया, गुजरात में। और इस पर कोविड-19 टास्क फोर्स बनाई गई है, नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स। एविडेंस बेस्ड इस पर एडवाइजरी देंगे। ये डिजीज़ है क्या है, रेयर है, और ये कई सारे तरीके के मोल्ड होते हैं, किसके, माइकोर माइसीट्स के। वो लोग जो है नेचुरली जो है प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में हमारे, और इनकी वजह से ये जो है माइकोर माइकोसिस हो रहा है, ब्लैक फंगस जिसे बोल रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ है, ये कॉन्टेजियस नहीं है। जैसे कि कोविड-19 जो है कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे में फैल जाता है, ये ऐसा नहीं होता है। जो भी बंदा, सब अब सुनो ये है क्या, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एस्टेरॉइड वाली दवाइयाँ ले रहा है, आईसीयू में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कमजोरी है, या कोई और डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक। किसी तरीके से अंदर से उसको जो है कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी मिलती है, तो तुरंत उसके अंदर पहुंच जाता है ये, और उसको परेशान कर। अब कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में एस्टेरॉइड की गोलियां दी जा रही हैं, आईसीयू में भी लोग भर्ती हैं, डायबिटीज़ वाले भी हैं, तो उनको जो है ये बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश कर रहा है, कई लोग मर भी गए हैं, ठीक। इस वाले अब ये नया एक नौटंकी आ गई है, तो ये चीज़ है। और ये डिज़ीज़ जो है काफ़ी जो भी लोग मेडिकेशन पे होते हैं, दवाइयाँ ववाइयाँ ले रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, उनमें ये जाके जो है अपना कमाल धमाल दिखाने लगता है। साइनस हो जाएगा, लंग्स ख़राब कर देगा, ठीक। और इसमें ये कह रहे हैं डॉक्टर कि जो राइज़ हुआ है माइकोसिस में, वो कोविड-19 में हुआ है जहाँ पर, और कई जगहों पे इसमें सर्जरी भी करनी पड़ी है, ठीक। आप लोगों ने, अच्छा, कई दिन तक अगर जैसे ब्रेड पड़ी हो, तो ब्रेड में आपने देखा होगा काला काला सा लग जाता है, ठीक। वो मोल्ड उसको कहते हैं ना, काले काले से वो कहा कहते भी होंगे, जैसे घर में मम्मी कह रहे देखो फंगस लग गई, फेंक दो इसे, खा मत लेना। तो वो फंगस वैसे ही है ये मतलब हमारे जो है शरीर के अंदर जाके लंग्स वंग्स में भी हो जाता है, समझिए। तो ये चीज़ है। माइकोर माइसीड्स जो है, ये किसी हेल्दी उसको डिजीज़ को नहीं करता है, हेल्दी पर्सन को नहीं भेज पाता है। जो लोग कमज़ोर हैं ऑलरेडी, उनको ज़्यादा तेज़ी से पकड़ता है। और कोविड-19 के टाइम पे इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, ये सब चल रही हैं, वो भी तो दिक्कत करती हैं ना। और इसीलिए देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आपने सुना होगा टारगेटेड मेडिसिन बनाने की बात चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी इनके जरिए, नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए। क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक वो उसमें वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन से, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो लेकिन एंटीबायोटिक खाते हो तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो आता सबको मार देता है, ठीक। तो इसलिए जो है सबको मार दिया, अच्छे वाले खत्म हो गए, तो बंदे की और ज़्यादा जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो और ज़्यादा कम हो गई, ठीक। कम हो जाने की वजह से जो है इस टाइप के ब्लैक फंगस वंगस जो है ये अपना चालू हो जाते हैं भाई, कि खाने पीने का काम इनका चालू है। व्हाट हैपेंस, अगर किसी को कॉन्टैक्ट हो जाए तो उसकी जो है उसको पेन होगा, रेडनेस होगा आइज़ के आसपास, ठीक है। और जो है नोज़ में भी फीवर भी आएगा, हेडेक आएगा, कफिंग, शॉर्टनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। वॉमिट भी हो सकती है खून वाली, और मेंटल स्टेटस जो है वो भी ख़राब हो सकता है। इसमें साइनस आ सकता है, मतलब नेज़ल ब्लॉकेड हो जाएगा, लोकल पेन। इसमें जो है वंस एक साइड जो है फेस का वो सूज जाता है, ब्लैकेट डिस्कलरेशन हो जाता है, नोज़ और उसके ऊपर जो है काला काला ऐसा हो जाता है, टीथ और जॉ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो लूज़ हो जाता है, विजन जो है वो ख़राब हो सकता है, थर्मोसिस, नेक्रोसिस, स्किन लीजन, चेस्ट पेन, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ट्रीटमेंट देखिए क्या है, एंटी फंगल आप यूज़ करिए, खाइए। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपको उनमें जो है ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है,
उनमें ध्यान देने वाली है जिनके डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए। एस्टेरॉयड का ज़्यादा यूज़ मत करिए, जैसे आजकल जो है कोविड 19 के टाइम पे आप लोगों ने गोली का नाम सुना होगा, मेड्रॉल। ये है ही नहीं, ये मिल ही नहीं रही मार्केट में, सब ने जो है स्टॉक करके रख ली कि पता नहीं यहीं खाएंगे नाश्ते में। तो ये वाली चीज़ है। और डिसकंटिन्यू इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, ये सबको रोकथाम करनी है, डॉक्टर बता रहे हैं। और इसके अलावा जो है अच्छा हाइड्रेशन रखना है, पानी पीते रहना है, बढ़िया फ्लूइड। और ट्रीटमेंट जो है इसमें नॉर्मल सलाइन वाला भी आप कर सकते हो, एम्फोटेरेसिन बी वाली जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंटी फंगल थेरेपी भी हो सकती है 4 से 6 हफ्तों में। और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है और कुछ लोगों में ही जो वल्नरेबल होते हैं, पहले से जो है असुरक्षित होते हैं, उन्हीं के अंदर घुसता है ये। और ये पेशेंट जो होता है हमारा, उसको जो है जिसके डायबिटीज़ है, ठीक है, स्टेरॉइड पे है, आईसीयू पे है, कोमॉर्बिडिटी है, ठीक, उन सब में ये ज़्यादा जो है अपना जो है कारस्तानी दिखाता है। ये वाला माइकोसिस जो है के बारे में बताया गया, वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ठीक। फीवर हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। वनरेबल कौन है, डायबिटीज़ हो, वो सारी चीज़। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि हम जो है मास्क का यूज़ करें डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते समय, शूज़ का पहने, लॉन्ग स्लीव्स शर्ट पहने, पर्सनल हाइजीन, स्क्रब बाथ लें, ये सारी चीज़ें। डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी, सीटी स्कैन लंग्स का, ये सब भी करा सकते हैं आप। अच्छा, पीछे एम्स के डायरेक्टर जी ने जो है एक बात बोली थी कि सीटी स्कैन एक जो होता है वो 400 के करीब जो है एक्सरे के बराबर होता है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर्स की लॉबी ने इनकी बहुत ही निंदा की थी और कहा यार तुम 30 साल पहली बार बता रहे हो, अभी तो ये 3-4 ही बस एक्सरे के बराबर होता है सीटी स्कैन कराना, ठीक है। तो ये चीज़ें, ट्रीटमेंट वही है, एंटी फंगल ड्रग चलाओ, अपर जॉ समटाइम, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन को, हमने कहा आईएसपी से इसमें एग्जाम में जाके किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड अभी दिया गया, उससे रिलेटेड कौन सा जो है कथन सही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 को सेविले, ये एक जगह है, कहाँ कौन से कंट्री में, अच्छा बताइए, वहाँ आयोजित किया गया था, वहाँ ये दिए गए हैं, एकदम सही है। स्टेटमेंट पहला सही है, तो ये सही, ये सही, ये सही, बी वाला नहीं होगा। ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाता है उन इंडिविजुअल्स को या फिर टीम्स को जिन्होंने कुछ अचीव किया है स्पोर्ट्स में थ्रू आउट द ईयर, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये होगा, ये होगा, ये और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 नहीं, इसमें 1 नहीं है, ठीक। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा। तो देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अभी इसको मित्सुबिशी के द्वारा, मर्सिडीज़ के द्वारा और बेंच के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को 2002 में जो है वॉज प्रेजेंटेड 2000 में चालू किया गया था। और लॉरियस वर्ल्ड 2021 में जो दिए गए हैं वो समझ लेते हैं। नाओमी ओसाका टेनिस की प्लेयर हैं जापान से, इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो वो मिला है खिताब। राफेल नदाल टेनिस के स्पेन के प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और बिली जीन किंग, ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है टेनिस यूएसए से ही। मुझे लग रहा है इस पिछले साल जो है 2020 में सिर्फ टेनिस ही हो पाया, तो उसी से अवार्ड दिए गए हैं। और उसके अलावा जो है एफसी फुटबॉल का क्लब जो है बायर्न, उसका जो है फुटबॉल के लिए जर्मनी को जो है टीम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आयुष 64 से है, आयुष 64 से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। आयुष 64 के कल भी हम लोग ने बात करी थी, ठीक है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए किससे संबंधित था वो, और कौन सा जो है काबनीर करके जो एक दवाई थी सिद्धा वाली, ठीक है, उसका नाम भी जो मेंशन करिएगा। ये एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, एक पॉली हर्बल सूत्रीकरण है, ठीक है। आयुष 64 सही स्टेटमेंट, गलत बताइए। और आयुष 64 जो है ये किसने बनाई है, रिकमेंड कौन सा इसका करता है, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड योगा। तो बताइए सही है कि नहीं। आयुष 64 जो है इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने। देखिए, बाकी सब तो सही है, ट्रू पूछा गया, डीआरडीओ ने नहीं किया, थर्ड वाला नहीं किया, तो ये वाला नहीं, गलत हो गया। दूसरा वाला सही है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा सही। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बताया, अनाउंस किया आयुष 64 का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी माइल्ड मॉडरेट और एसिम्टोमेटिक जो कोविड के पेशेंट है उनको, और जो है दिल्ली में। और आयुष 64 जो है इसको डेवलप किया है किसने, CCRAS ने, यानी कि सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने किया है। और इसका पहली बार यूज़ जो है मलेरिया से निपटने के लिए किया गया था, और ओरिजिनली ये 1980 में बनाई गई थी। और इसी के साथ में आप लोगों को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। जो भी मैंने आप लोगों से पूछा, अच्छे कमेंट जो है उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा अगले वीडियो में। और यूपीएससी
और इस EPFO का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चल रहा है 8564880530 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।